बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, सुबह खैर। आप देख रहे हैं एक्सप्रेसो, मैं हूं हिना आदिल और मैं हूं अली अनीक सैयद। उम्मीद आप खैर आफियत से होंगे। बाकायदा आगाज करते हैं शो का और आपको बताते हैं कि आज पाकिस्तान भर में और जहां जहां पाकिस्तानी मौजूद हैं यौम इस्तेहसाल कश्मीर मना रहे हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत को आज 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और 5 अगस्त 2019 को नरेंद्र मोदी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत ने भारतीय आइन के आर्टिकल 370 और 35A मनसूख करके मकबूजा जम्मू कश्मीर की जो खसूसी हैसियत थी उसे ख़त्म कर दिया था और मुजाहिरों के डर से पूरी वादी को लॉकडाउन कर दिया था। लाखों मासूम कश्मीरियों को घरों में महसूर किया, उसे दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना दिया था। बच्चों को तालीम हासिल करने से रोक दिया गया, बुजुर्गों के लिए अद्वियात बंद कर दी गई, खाना पानी और जरूरी अशिया की तरसील मुअत्तल कर दी गई, इंटरनेट बंद कर दिया गया, दुनिया से राब्ते मुनक़ता कर दिए गए, इंसानी हकूक की संगीन खिलाफ वर्जियां की गई और मावरा अदालत कत्ल का सिलसिला जारी है। नाम नहाद फौजी ऑपरेशन, पैलेट गन का इस्तेमाल, जबरी गुमशुदगियां, इज्तिमाई सजाओं जैसे मजमूम हरबे और हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। 6 सालों में सैकड़ों मासूम कश्मीरियों को शहीद कर दिया गया है, खवातीन के सुहाग उजाड़ दिए गए, बच्चों को यतीम कर दिया गया, दहशतगर्दी समेत सख्त कवानीन नाफिज कर दिए गए, हजारों अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया और मुसलमानों को अक़लियत में तब्दील करने के लिए हिंदुस्तानियों को बसाने की मजमूम कोशिशें जारी हैं। यौम इस्तेहसाल कश्मीर पर सदर पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी का कहना है कि कश्मीरी आवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक़ खुद इरादियत मिलना चाहिए और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने पैगाम में कहा कि यौम इस्तेहसाल पर कश्मीरियों के साथ पाकिस्तानी आवाम की गैर मुतज़लज़ल यकजहती का इयादा करते हैं। मोदी हुकूमत का 5 अगस्त 2019 का इक़दाम सलामती कौंसिल की करारदादों की मुकम्मल खिलाफ वर्जी है। भारत ने रियासती दहशतगर्दी में तकरीबन 8 दहाइयों से दोगुना इजाफा कर दिया और आलमी बरादरी के लिए तनाज़ जम्मू कश्मीर का हल जरूरी बन चुका है। भारत 5 अगस्त के एक तरफा और गैर कानूनी इकदाम वापस ले और नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने यह कहा कि 5 अगस्त का भारतीय इक़दाम कश्मीरियों की आवाज़ दबाने की कोशिश है। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ ने यह कहा कि पाकिस्तान का हर शहरी कश्मीरी बहन भाइयों के साथ सीसा पिलाई दीवार बनकर खड़ा है। यौम इस्तेहसाल कश्मीर मुसल्लह अफ़वाज के सरबराहान का कश्मीरी अवाम के साथ गैर मुतज़लज़ल यकजहती का भी इज़हार और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, नेवल चीफ और एयर चीफ का कश्मीरियों से इज़हार यकजहती और ISPR की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हिंदुस्तानी फोर्सेस का मकबूजा कश्मीर पर गैर कानूनी कब्जा बैनुल-अक़वामी उसूलों की संगीन खिलाफ वर्जी है। भारत के जाबिराना इक़दामात इलाकाई अदम इस्तेहकाम को बढ़ावा दे रहे हैं और अफ़वाज पाकिस्तान आज़ादी की जिद्दोजहद में कश्मीरी अवाम के साथ खड़े होने के अज़्म का इयादा करती हैं। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज मकबूजा कश्मीर के शोहदा को ज़बरदस्त ख़राज तहसीन पेश करती हैं। ISPR ने कश्मीर की जिद्दोजहद आज़ादी पर नया नगमा इंसानों के जहां में जारी कर दिया है। जज्बा कम ना होगा। उधर ऑपरेशन बुनियानुल मरसूस में भारत को पाकिस्तान ने मुंह तोड़ जवाब दिया तो अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मसला कश्मीर के हल में किरदार अदा करने की ख्वाहिश का इजहार कर दिया और यूं मसला कश्मीर आलमी उफक पर एक बार फिर पूरी आबोताब से जिंदा हो गया है। इस पर हमने आज बात करनी है। शमीम शाल हुर्रियत रहनुमा हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शमीम साहब। ये बताइएगा कि मकबूजा कश्मीर पर जो भारत के गैर कानूनी और गैर आइनी कब्जे को 6 साल मुकम्मल हो चुके हैं और आज भी भारतीय तसल्लुत जारी है, क्या कहेंगी इस पर? आपका मकबूजा कश्मीर में किसी से राब्ता हुआ है? क्या हालात है वहाँ? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। आज यौम इस्तेहसाल है। आज मकबूजा जम्मू कश्मीर और रियासत से बाहर जहाँ जहाँ भी कश्मीरी और हुर्रियत पसंद और जमहूर पसंद लोग रहते हैं और खुसूसन पाकिस्तान में पूरी दुनिया में ये यौम इस्तेहसाल मनाया जा रहा है। आज के दिन कश्मीर की हालत इज़ार बहुत ख़राब है। आज इस पिछले हफ्ते में 7 कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया गया है। प्रॉपर्टीज को लेजर गन फायर करके उनको की प्रॉपर्टीज को राख किया गया है और इस वक्त कश्मीरी जिस तरह से खौफ की कैफियत उन पर तारी हो गई है कि ये न सिर्फ प्रॉपर्टीज को जलाते, नौजवानों को हिरासत में लेते, फिर उनकी कोई सुनवाई नहीं है, कोर्टों में केस नहीं चलते हैं और वहां तक पहुंचने के लिए जराया जो है वो मैसर नहीं है। वो हिंदुस्तान के 10,000 का मील का सफर करके वहां उनको मुलाकात नहीं दी जाती है और ये खदशा जाहिर हो रहा है
कि जो फर्स्ट लीडरशिप है हमारी आला क़यादत, जो इस वक्त बीमार है, शबीर शाह साहब है, यासिन मलिक साहब है, मसरत आलम साहब है, और खुसूसन आसिया इंद्राबी साहिबा जो जेल में इस वक्त अपनी साथियों के साथ तकरीबन 12 खवातीन जेलों में बंद है, जिनका कोई कसूर नहीं है कि उन्होंने हक खुद इरादत की हिमायत की है। उनकी सेहत बहुत खराब है। इन सारी नामसाइद हालात में भी कश्मीरी खड़े हैं, मजबूती से खड़े हैं, और भारत को ये सबक सिखाया है कि भारत की हजमनी कबूल नहीं है। बेशक शमीम साहब, ये कुर्बानियाँ किसी से ढकी छुपी नहीं है। अच्छा, इसमें भी वैसे कोई शक नहीं है कि जो पाकिस्तानी हुकूमत है और पाकिस्तानी अवाम है, उसकी सियासी, अखलाकी और जो सफारती सपोर्ट है वो बेशक कश्मीरियों के साथ है। हर साल 5 अगस्त को यौम इस्तिसाल भी मनाते, लेकिन इसके कोई ख़ास नताइज सामने नहीं आते। आपके ख्याल में हमें ऐसा क्या करना होगा कि कश्मीरियों के लिए कम अज़ कम कोई उम्मीद की किरण तो नज़र आए? और अब जब अमरीकी सदर भी मसला कश्मीर हल करने में, किरदार अदा करने में ख्वाहिश का इज़हार कर चुके हैं, इस सूरत हाल में आपका सवाल कि हिंदुस्तान का जो बयानिया है, यकीनन रियासत पाकिस्तान ने, यहाँ की हुकूमत ने, यहाँ के इदारों ने, खुसूसन फौज ने जिस तरीके से भारत के बयानिए को दुनिया में जमीन बोस कर दिया है, जब उन्होंने दहशतगर्दी की 7 और 8 मई की रात को पाकिस्तान पर हमला किया है, आजाद कश्मीर में बेगुनाह बच्चों को, खवातीन को मसाजिद के अंदर शहीद किया है, तो जो उसका रिस्पांस पाकिस्तान ने दे दिया है, दुनिया को बताया है कि हम इसका भरपूर जवाब देंगे। उस भरपूर जवाब के बाद हम देख रहे हैं कि भारत के अंदर जो लोगों ने आवाज उठाई है, पार्लियामेंटेरियन, राज्यसभा में, लोकसभा में, सड़कों पर लोग कहते हैं कि जो कुछ आज तक मोदी सरकार ने कहा है वो बिल्कुल फेक है, वो गलत था, ये झूठा प्रोपेगेंडा पाकिस्तान के खिलाफ था। हमने अपने लोगों को भूख दी, हमने अपने लोगों को बीमारियां दी, गुर्बत दी, और पाकिस्तान पर हमेशा सॉरी वार करते रहे, बदनाम करते रहे। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरीके से इस मसले को आलमी सतह पर उठाया, और जिस तरीके से यहाँ के तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने, अवाम ने दुनिया को ये बावर कराया है, आज हिंदुस्तान की कोई बात सुनने को तैयार नहीं है। आज कोई ये नहीं मानने को तैयार है कि भारत जो है वो दहशतगर्दी का शिकार है, बल्कि भारत के अंदर दहशतगर्दी प्रमोट हो रही है। भारत के अंदर जो इस वक्त सबसे बड़ी दहशतगर्दी की मशीनरी है वो भारतीय जनता पार्टी, उसकी RSS, उसके साथ उसके राष्ट्र सेवक संघ, उसकी और झैली तुलबा तंजीमें जो हथियारों से लेस है और मकबूजा जम्मू कश्मीर में पहुंचाई गई है, क्योंकि हिंदुस्तान चाहता है कि रियासत की जो अक्सरती आबादी है उसको अक़लियत में तब्दील किया जाए। इसीलिए उन्होंने 2019 में कश्मीर पर जो वार किया है, वो वार खुद अपने कवानीन और अपने आईन को तोड़ा है। अपने वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू के इस बयानिया को झुठलाया है कि कश्मीर जो है ये हल तलब मसला है और इसे हल करना लाजमी है कश्मीर की ख्वाहिशात के मुताबिक। लेकिन शमीम साहब, इस वक्त फ़लस्तीन और कश्मीर में आप एक जैसी सूरत हाल ही देख रहे हैं, मुसलमान ज़ेर-ए-ताब हैं। क्या दुनिया और इस्लामी ममालिक के इस हवाले से जो इक़दाम हैं आप उससे मुतमईन हैं? आप जो पूछ रहे हैं कि फ़लस्तीन और कश्मीर, यकीनन फ़लस्तीन पर जो जुल्म और पहाड़ जो मजालिम के तोड़े गया है, क़यामत तोड़ी गई है गज़ा में खुसूसन और दूसरे इलाकों में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। यह हल तलब मसला इसी तरह से है जिस तरह से कश्मीर है। फ़लस्तीन की जो हमें तसल्ली है कि उसके इर्द गिर्द बहुत सारे मुसलमान ममालिक है, खुसूसन सीरिया है, मिस्र है, और फिर लबनान भी साथ है, और बहुत सारे मुसलमान ममालिक जो उनकी मदद को पहुंच सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से इसराइल ने वहाँ मदद पहुंचाने के तमाम रास्ते बंद कर दिए हैं, और उस वक्त भूख और प्यास से वहाँ खुसूसन बच्चों की चौथी नस्ल को कत्ल किया जा रहा है, मिटाया जा रहा है। यही बयानिया, यही टूल हिंदुस्तान ने कश्मीर में भी इस्तेमाल किया है। सैनिक आबादियां बनाकर
बाहर से लोगों को रियासत के अंदर बसाकर वहाँ कत्ल गारत इस तरीके से हो रहा है कि पहले उन्हें घरों से उठाया जाता है, फिर गायब किया जाता है, या जेलों में 30-30 साल से वो 25-25 साल से जेलों में है और इनकी सुनवाई कहीं कोर्टों में इनके केसों को नहीं उठाया जाता है, क्योंकि भारत का सुप्रीम कोर्ट, भारत का लोअर कोर्ट सारे भारत के अपने अंदर है। जैसे उनका मीडिया जो प्रोपगेट कर रहा था, कॉर्पोरेट मीडिया पाकिस्तान के खिलाफ जिस तरीके से वो जलील हुआ है, इसी तरह से भारत का जो कानून है, भारत का जो इंसाफ के जो इदारे हैं वो भी बदनाम हो रहे हैं। कश्मीर पर जो जुल्म हो रहा है वो दुनिया को दिख रहा है। इसीलिए दुनिया की ताकतवर तरीन अक़वाम में खुसूसन अमेरिका ने इंटरवेंशन करने की बार बार यकीन दहानी भी कराई और बयान भी दिया है कि आइए पाकिस्तान और हिंदुस्तान मिलकर इस मसले का हल निकालें। बिल्कुल, इस मसले का हल ही है। और जिस तरह से कश्मीर और फ़लस्तीन पर ये जो मज़ालिम हैं उन पर मुजरिमाना खामोशी है अक़वाम आलम की, वो वाकई सवाल तलब भी है और इस मसले का हल भी बहुत ज़रूरी है। बहुत शुक्रिया शमीम शाल साहिबा हमारे से बात कर रही थी। आगे बढ़ेंगे जी, कुछ बात कर लेते हैं। आज 5 अगस्त है और आज ही बानी PTI की क़ैद को 2 साल भी मुकम्मल हो गए हैं और आज इस हवाले से तहरीक इंसाफ को एहतजाज करने का इरादा रखती है और इस हवाले से बानी PTI ने 5 अगस्त को तहरीक को उरूज पर पहुँचाने का कहा था। मगर तहरीक इंसाफ क्या करेगी, ये एहतजाज कौन लीड करेगा? और कहा यह जा रहा है कि अडियाला जेल से जो ये एहतजाज है उसे लीड किया जाएगा, ये तहरीक अडियाला जेल जाएगी। इंसाफ पर अपने ये जो सारी सूरत हाल है मबनी, इस पर हमने बात करनी है तहरीक इंसाफ की कि आज एहतजाज की क्या सूरत हाल है और किस तरीके से जो एहतजाज है उसको लीड किया जाएगा और कौन कौन जो लीडरान है वो इसको लीड करेंगे। तो जनाब इसके साथ ही आपको ये भी बताएं कि बुनेर में गुज़िश्ता रोज़ वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए बैरिस्टर गौहर ने यह कहा था कि 9 मई की धुंध अब बैठनी चाहिए, हिसाब बराबर हो चुका है, एक दूसरे को इज्जत दें, पहचान और सियासी स्पेस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 5 अगस्त के बाद आइंदा का लाहे अमल सामने लाया जाएगा। 14 अगस्त को भी ऐसी ही मुल्कगीर तहरीक होगी। पूरे पाकिस्तान को मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा कि 9 मई के बाद सियासी तनाव बढ़ गया, सियासी तनाव खत्म नहीं हो रहा। कन्विक्शनें हुई, डिस्क्वालिफिकेशनें हुई, 6 MPA डिस्क्वालीफाई हुए, 3 MPAs डिस्क्वालीफाई हुए, 2 सेनेटर डिस्क्वालीफाई हो गए, 39 मजीद होने को आ गए। इसके साथ मजीद तनाव पड़ रहा है। अब मुख्तदरा के हलकों की बारी है, वो कोई रोल प्ले करे, वो इस तनाव को कम करे। अवाम में तनाव बढ़ता है तो जमहूरियत खतरे में पड़ जाती है। सियासी स्पेस देनी चाहिए। उधर वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर ने अपने एक वीडियो पैगाम में कहा है कि हर कोई अपनी जगह पर एहतजाज करे। 5 अगस्त 2025 हमारी तहरीक का पीक का एक दिन मुकर्रर हुआ है, जिसके ऊपर हमने इस तहरीक को, इस आज़ादी की तहरीक को पीक पे लेकर जाना है। आप सबसे मेरी ये गुजारिश है कि आप में से हर एक शख्स ने जो इमरान खान को सपोर्ट करता है, जो पाकिस्तान की हकीकी आज़ादी को सपोर्ट करता है, उसने निकलना है और उसने निकल कर अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना है, चाहे वो जिस गांव, जिस कस्बे, जिस मोहल्ले, जिस तहसील और जिस जिले में है, जिस जगह में रहते हैं वहीं एहतजाज करें। तो जनाब मुख्तलिफ शहरों में ताज़ा तरीन सूरत हाल है क्या इस एहतजाज के हवाले से, इस पर हम बात करेंगे। मैं ज्वाइन कर चुके हैं लाहौर से हमारी नुमाइंदा आयशा सगीर और इस्लामाबाद से मैं ज्वाइन करेंगे उसामा इकबाल और पेशावर से हमें एहतशाम बशीर ज्वाइन कर रहे हैं। तीनों बड़े शहरों में क्या सूरत हाल एहतजाज की जा लेते हैं नुमाइंदगान से। अस्सलाम वालेकुम और आप सबका बहुत शुक्रिया। सबसे पहले इस्लामाबाद का रुख करते हैं। उसामा इकबाल, आप बताइएगा इस वक्त कहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर क्या सूरत हाल है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज जो एहतजाज करने का कहा हुआ है, तो क्या कारकुनान इकट्ठे होना शुरू हुए हैं किसी जगह पर? जी देखिए, हमेशा जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज की कॉल देखती है तो हमने देखा है कि जुड़वा शहरों को जो है वो कंटेनर्स लगाकर सील किया जाता है हमेशा। इस वक्त मैं फैजाबाद के मकाम पर मौजूद हूं और ये वो जगह है, अगर आप मेरे रकम में देख सकें तो यहाँ पर कंटेनर्स लगाकर इसको हमेशा एहतजाज के कॉल के टाइम सील किया जाता था। आने जाने वाले जो रास्ते थे उनको बंद किया जाता था और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने भी कारकुनान होते थे वो फैजाबाद क्रॉस नहीं कर सकते थे, ये कहा जाता था पुलिस की जानिब से। लेकिन इस बार ये जो एहतजाज की कॉल दी गई है, पूरे इस्लामाबाद को खुला रखा गया है, कोई एक कंटेनर नहीं लाया गया, ना ही
कोई इजाफी जो नफरी है पुलिस की वो मंगवाई गई है। जगह जगह पर इस्लामाबाद पुलिस एहलकार तैनात हैं और इस्लामाबाद में दफा 144 जो है वो नाफिज की गई है और जिला इंतजामिया की जानिब से क्लियरली ये बताया गया है कि दफा 144 नाफिज है, इसलिए कोई सड़कों पर ना निकले। अगर दूसरी जानिब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो स्टार्ट से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस एहतजाजी कॉल को लेकर एक कंफ्यूजन का शिकार रही है। अगर उनके चेयरमैन की बात करें तो उनको भी प्लान का नहीं पता होता था, जबकि अली अमीन गंडापुर जो है वो अपना प्लान देते थे और सूबाई जो सदूर हैं उनकी जानिब से एक अपना प्लान तैयार किया जाता रहा है। इस वक्त अगर हम फाइनल बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो एहतजाज की जिम्मेदारी थी ये तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को दे दी गई है, जिसके सरबराह महमूद खान अचकज़ई हैं और ओवरऑल जो एहतजाज की निगरानी है वो चेयरमैन के जो सेक्रेटरी जनरल हैं PTI के सलमान अकरम राजा, वो इसकी जो है वो निगरानी करेंगे इस एहतजाज की। अगर हम सूबाई लोगों की बात करें तो जो सूबाई सदर हैं इस्लामाबाद के आमिर मुगल, उनकी जानिब से ये एहतजाज की कॉल दी गई है और लोगों को ये कहा गया है कि अपने अपने यूनियन काउंसिल्स में बाहर निकलें, अपनी अपनी सड़कों में बाहर निकलें, गलियों में बाहर निकलें और वहां पर एहतजाज करें और वापस चले जाएं। जबकि चेयरमैन PTI से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि हमारा प्लान ये है कि हम सड़कों पर ना निकले, जिस तरह भी जो भी अपने इलाके में लोग रह रहे हैं वो अपनी सड़क तक आएँ, गली तक आएँ, वहां पर एहतजाज रिकॉर्ड कराएं और वापस चले जाएं। जबकि कल हमने देखा कि तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का इजलास हुआ जिसमें एक अहम इन्होंने चीज़ जो थी वो देखी कि सलमान अकरम राजा को निगरानी दी गई और उनकी जानिब से तमाम MNAs को ये कन्वे किया गया है कि आप लोग अडयाला जेल के बाहर जाएं। अब ये एक नई जो चीज़ थी, नया ट्विस्ट था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, वो डाला गया इसमें और तमाम MNAs को अब ये कन्वे हो चुका है कि आज वो एहतजाज जो है वो अडयाला जेल के बाहर जाकर करेंगे, जिसके लिए तमाम जो MNAs हैं वो KP हाउस इस्लामाबाद में जो है वो इकट्ठे होंगे और इसके बाद यहाँ से इकट्ठे होकर अडयाला जेल की जानिब जो है वो रवाना होंगे। कितने बजे फिलहाल ये इजलास होने वाला है? वो चल रहा है। उसामा बताइएगा कितने बजे ये इजलास होने वाला है? आज बिल्कुल देखें, इजलास जो था वो रात को हो गया था। अभी KP हाउस में जो MNAs हैं उन्होंने इकट्ठे होना है और उन्हें ये हिदायत थी कि 9:30 से 10 के दरमियान आप लोगों ने KP हाउस इकट्ठा होना है, फिर यहाँ से हम लोग अडयाला जेल के लिए निकलेंगे। तो अभी जो है वो MNAs KP हाउस के जो है वो आएंगे, यहाँ से फिर इकट्ठे होकर अडयाला जेल के लिए निकलेंगे। जबकि जो MPAs हैं उनको ये कन्वे हुआ हुआ है कि आपने अपने अपने हलकों में एहतजाज करना है और इससे पहले जो MNAs थे उनको भी यही कहा गया था कि आपने अपने अपने हलकों में एहतजाज करना है। वो तैयारियां वहां पर कर रहे थे, लेकिन अचानक से जो था ये प्लान चेंज किया गया। 144 नाफिज है, तो इस सूरत हाल में अगर इस तरह से वो इकट्ठे होते हैं MNAs या फिर कारकुनान, तो फिर गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। आज बिल्कुल जिला इंतजामिया की जानिब से क्लियर कट हिदायत जारी की गई हैं कि इस्लामाबाद में दफा 144 नाफिज है, जो भी इसकी खिलाफ वर्जी करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। तो जिला इंतजामिया इस चीज पे क्लियर है कि दफा 144 का जो नफाज है वो इस्लामाबाद में है और उसकी खिलाफ वर्जी पर कानूनी कार्रवाई जो की जाएगी, चाहे वो कारकुनान है या आम शहरी है, कोई भी है। अगर वो दफा 144 की खिलाफ वर्जी करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो जिला इंतजामिया की जानिब से की जाएगी। इसके अलावा इस्लामाबाद पुलिस के जो एहलकार हैं वो जगह जगह पर तैनात भी कर दिए गए हैं। अब अगर कोई इस तरह की एक्टिविटी नजर आती है तो फिर फौर जो है वो गिरफ्तारी भी की जा सकती है। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त। जरा लाहौर का रुख करते हैं, आयशा सगीर वहां पर मौजूद हैं। आयशा, आप बताइएगा कहां पर मौजूद हैं और यहाँ पर एहतजाज के हवाले से क्या कोई PTI कारकुनान या कोई लीडरशिप में से जो पंजाब की है कोई इकट्ठा होने शुरू हुए हैं, कोई रोड्स ब्लॉक हैं, इस हवाले से भी अपडेट कीजिएगा। हिना, लाहौर की जो सूरत हाल है वो भी इस्लामाबाद से कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी बिल्कुल ऐसा ही है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ लिबर्टी चौक में और ऐसा ही होता है कि जब किसी किस्म के कोई एहतजाज की कॉल दी जाती है PTI की जानिब से तो रास्ते शहर के जो हैं वो बंद किए जाते हैं, लिबर्टी चौक जो है वो सील किया जाता है। आज यहाँ पर 3 कंटेनर तो मौजूद हैं लेकिन साइड पर लगे हुए हैं, कोई रोड ब्लॉक नहीं है, ट्रैफिक रवां दवा है। जैसे आप देख रहे होंगे फुटेज के अंदर लोग बड़े आसानी से अपने ऑफिस जा रहे हैं और कहीं भी आपको किसी किस्म का कोई एहतजाज का शायबा नजर नहीं आ रहा। ना ही कोई PTI की तरफ से किसी किस्म का कोई प्लान दिया गया, ना बताया गया। जब हमने बार बार उनको कॉल की, उनसे पूछने की कोशिश की, जैसे पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, जब हमने उनसे रब्ता किया, उनसे पूछा कि आप कल कितने बजे एहतजाज कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम लोकेशन जो है आपको बाद में बताएंगे। जिस पर हमने उनसे ये सवाल किया कि आप कितने लोग हैं, कितने बजे तो कवरेज करने के लिए आना होगा, तो उसका बड़ा दिलचस्प जवाब दिया उन्होंने कहा कि आपको हम फुटेज खुद भेज देंगे। अच्छा, यानी कि वो यही नहीं चाहते कि मीडिया आकर उनकी कवरेज करे। और जिस तरह से लाहौर के सदर हैं शेख इम्तियाज,
उनकी जिम्मे थी यहाँ एहतजाज की जिम्मेदारी। तो जब उनसे कल हम रब्ता करने की कोशिश करते रहे तो उनका मुसलसल फ़ोन बंद था। आज सुबह जब हम उनसे रब्ता हुआ तो उन्होंने भी बिल्कुल ही आलिया हमजा की तरह जवाब दिया कि फुटेज आपको हम खुद भेज देंगे, यानी आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता एजाज शफी जो हैं, जो रुकन सूबाई असम्बली हैं, उन्होंने हमें टाइम भी दिया 10 बजे का और बताया कि वो DHA खैबर में जो है अपने इलाके में जो है वो एहतजाज करेंगे। प्लान यही था कि तमाम लोग जो हैं अपने अपने इलाके में एहतजाज करेंगे, अपनी अपनी यूनियन काउंसिल में अपनी अपनी हल्के में एहतजाज करेंगे। लेकिन कल पंजाब की जो चीफ ऑर्गेनाइजर हैं आलिया हमजा, उन्होंने एंड टाइम पे प्लान चेंज कर दिया और ये कहा कि MPs जो है वो अलग से एहतजाज करेंगे और जो तंजीमी लोग हैं वो अलग से एहतजाज करेंगे, जिसकी बात कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पेशावर चलते हैं जी। एहतिशाम बशीर वहाँ पर मौजूद है। एहतिशाम बशीर, बताइएगा क्या फिर एहतजाज की स्ट्रेटजी है, क्योंकि अलीमीन गंडापुर तो कह चुके अपने वीडियो पैगाम में कि हर कोई अपनी जगह पर एहतजाज करे, तो क्या घरों की छतों पर एहतजाज होगा, जिस हवाले से पहले भी कहा जा रहा था? यहाँ की क्या सूरत हाल है, जरा उधर से अपडेट कीजिएगा। देखिए, इस्लामाबाद और लाहौर की निस्बत खैबर पख्तूनख्वा में एहतजाज की है। आज से 2 साल कबल जापानी चेयरमैन को 30 साल कैद और 10 साल नाइबी की सजा सुनाई गई थी, जिसके खिलाफ तहरीक इंसाफ की जानिब से आज एहतजाज की कॉल की गई है। जैसे कि तहरीक इंसाफ की ये रवायत रही है एहतजाज करने की, बड़ा एहतजाज किया जाता है, कहीं पर धरना दिया जाता है, कहीं पर रैली निकाली जाती है, तो उस तरह की सिचुएशन जो है अभी देखने में नहीं आ रही पूरे मुल्क में। और खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर-ए-आला अली गंडापुर की जानिब से देर कबल ये ऐलान किया गया था वीडियो पैगाम के जरिए के हर हल्के के हवाले से, चाहे वो कोई का, वहाँ पर एहतजाज किया जाएगा। कल जो है हिदायत की गई है मरकज़ी क़यादत की जानिब से जितने भी अरकान कौमी असम्बली है वो इस्लामाबाद पहुंचे और डेरा जी एहतजाज किया जाएगा। और जो अरकान सूबाई असम्बली है उनको हिदायत की गई है कि वो अपने अपने हल्कों में एहतजाज की क़यादत करें। तो हल्का सूबाई असम्बली के हल्के के हवाले से वो हर हल्के में एहतजाज किया जा रहा है। और पेशावर में रैली निकाली जा रही है, हैदराबाद से किला बाला हिसार तक जो क़यादत है वो वज़ीर-ए-आला अली गंडापुर कर रही है। 3 बजे का वक्त दिया गया है और ये रैली मुख्तलिफ हल्कों से होते हुए वो बला हिसार पहुंचेगी। और इसी तरह तमाम वर्कर्स को कहा गया है कि चाहे वो पैदल आए, मोटरसाइकिल पर आए, अपनी गाड़ी में आए, लेकिन इस रैली में शिरकत करनी है। इस जो 5 अगस्त का एहतजाज है, इसको ठीक वक्त दिया गया है कि ये एहतजाज उनका जो ठीक होगा, लेकिन ये देखने में नहीं आ रहा कि इस पीक का मतलब क्या था, कि आया जुबानी चेयरमैन की रिहाई के लिए एहतजाज किया जा रहा है, आएगी, इसका नयामल क्या होगा। एक जो CPI की पार्लिमानी कमेटी का इजलास हुआ था उसमें भी एक तजवीज़ दी गई थी, जो पंजाब की तरफ जाने वाली अहम शराएं हैं उस पर धरना दिया जाए, एहतजाज किया जाए, लेकिन इस तजवीज़ से इत्तेफाक नहीं किया गया। और इसी तरह एक तजवीज़ लाहौर में जल्दी की आई थी, इस्लामाबाद में आई, लेकिन वहाँ पर इजाजत नहीं मिली थी। तो इसीलिए इत्तेफाकी क़यादत ने ये फैसला किया कि बजाय इसके कि हम एक बड़ा एहतजाज कर उसकी गिरफ्तारियाँ हों, और तो इसीलिए हर जगह पर हर हल्के में एहतजाज का फैसला किया गया। बिल्कुल ठीक है, इसकी गिरफ्तारी को पेश नजर ये स्ट्रेटेजी अपनाई गई है। बहुत शुक्रिया आपका एहतिशाम बशीर, उसामा इकबाल हमारे साथ मौजूद थे और आयशा सगीर, आप तीनों का बहुत शुक्रिया। तीनों बड़े इस वक्त सूरत हाल नॉर्मल है, आगे चलकर इस पर मजीद भी बात करेंगे। अभी हम जाएंगे ब्रेक पर। वेलकम बैक। तहरीक इंसाफ ने मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान किया है और आज ये एहतजाज किया जा रहा है। इस हवाले से मजीद जानने के लिए सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफजई हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए, कैसे आप? जी बहुत शुक्रिया, खुश हैं जी। शौकत साहब बताइएगा कि हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल कुछ ऐसी है कि तहरीक इंसाफ ने एहतजाज की कॉल तो दी हुई है और एहतजाज की कॉल का कहा गया था कि इसको अरूज पर पहुंचाया जाएगा। क्या करने जा रही है तहरीक इंसाफ? किस तरह का एहतजाज होगा? कब तक जारी रहेगा? या ये एहतजाज सिर्फ मुज़ाकरात का दरवाजा खुलवाने के लिए है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, एक सियासी पार्टी है और सियासी पार्टी के साथ जो जुल्म ज्यादती हो रही है उसके खिलाफ एहतजाज करना उसका आईनी और कानूनी हक है, और उसी कानूनी और आईनी हक का इस्तेमाल कर रहे हैं। आज पूरा दिन एहतजाज होगा और पुरअमन रैलियाँ होंगी, पुरअमन जलसे होंगे। यही एक सियासी अमल है और सियासी अमल जारी रखना चाहते हैं हम। इसमें ये कहना है कि जी क्या होगा क्या नहीं होगा और क्या इससे इमरान खान को रिहा करा देंगे, क्या इससे, ये देखिए एक मुसलसल अमल है, मुसलसल स्ट्रगल है जो एक पॉलिटिकल पार्टी कर सकती है। हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हम कोई वो नहीं है, कोई अस्करी विंग नहीं है, एक सियासी लोग हैं, सियासी तौर पे अपना जो है
अगर यहाँ पे कोई ऐसी हुकूमत होती जो जिसकी कोई अखलाकी जवाज होता है, जो आईनी और कानून उसके ऊपर पूरा अमल कर दी, तो उसके लिए तो बड़ी शर्म की बात होती कि पूरे पाकिस्तान में आज मुजाहरे होते हैं और पुरअमन एहतजाज होता है और लोग जो है वो निकलते हैं एहतजाज करने के लिए इस हुकूमत के खिलाफ। तो इनको जरूर सोचना पड़ता कि ये हमारे खिलाफ क्या हो रहा है, लेकिन चूंकि इनके तो इनकी जो वजूद है इस हुकूमत का वो है ही इस तरह कि इनको लाया गया है, रखा गया है, इनके पास मैंडेट अवामी है नहीं, ये कभी अवाम के खिलाफ कार्रवाई करने से गुरेज भी नहीं करते हैं। आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज के ऊपर भी ये लोग ऐसे टूट पड़ते हैं जैसे दुश्मन के ऊपर टूट पड़ते हैं। तो मेरा ख्याल ये है कि इस माहौल के अंदर जो सियासी स्ट्रगल शुरू की है तहरीक इंसाफ ने, वो सिर्फ ये नहीं कि जो लोग असीर हैं उनको जेलों से निकाला जाए, बल्कि एक जमहूरियत की बहाली के लिए और जो इस वक्त आइन और कानून के साथ जो ज्यादती हो रही है, जो खिलवाड़ हो रहा है, उसकी बहाली के लिए भी एक बहुत बड़ी तहरीक है ये। और ये हो सकता है काफी अरसे तक जारी रहे, क्योंकि जो हुक्मरान है इस वक्त वो तो बिल्कुल फस्तायत से भरपूर हैं। उनका कोई मुझे नहीं लग रहा है कि वो आइन कानून या इस तरह की चीजों को माने। वो अपनी हुकूमत बचाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कर रहे हैं, और इतने बेगुनाह लोगों को गिरफ्तार कर रहे हैं। देखिए पंजाब के अंदर गिरफ्तारियां शुरू हो गई हैं, अभी आप देखें सजाएं शुरू हो गई हैं कि जी लीडरशिप को गिरफ्तार करो। ये हरकतें जो हैं ये इससे मुल्क मजबूत नहीं होगा, इससे जो इन्वेस्टर्स है वो खौफजदा हो जाता है, वो पाकिस्तान में आने से गुरेज करता है। वो ये देखता है कि आइन और कानून पर अमलदारी नहीं हो रही तो मैं अपनी इन्वेस्टमेंट क्यों लाऊं। तो ये तो मुल्क को बहुत बड़ा नुकसान दे रही है हुकूमत। अच्छा शौकत साहब, वैसे हमेशा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो शिकवा भी करती है कि पंजाब में खास तौर पर कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया जाता है। तो अभी हम अपने नुमाइंदगान से ही बात कर रहे थे कि किसी भी रोड को ब्लॉक नहीं किया गया है, कंटेनर्स लगाकर रास्ते बंद नहीं किए गए हैं। तो इस सूरत हाल में आप देखते हैं कि कारकुनान निकलेंगे, और क्या फिर जिस तरह से जुड़वा शहरों की अगर बात करें तो वहाँ भी दफ़ा 144 नाफिज है, तो क्या इस खौफ से या गिरफ्तारियों के खौफ से कहीं ये तो नहीं होगा कि कारकुनान या लीडरशिप बाहर ना निकले? देखिए मैं यही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आप सियासी अमल को दफा 144 की आड़ में लेकर फिर मुकदमे, फिर गिरफ्तारियां। तो देखिए आम आदमी जो होता है ना वो वोट दे सकता है, और ये बात करते हैं वोट को इज्जत दो। तो वोट को ये कोई, मैंने आपसे कहा ना, कोई अस्करी विंग तो नहीं है ना कि एक बंदा दुकानदार है वो वोट तहरीक इंसाफ को देना चाहता है लेकिन वो बंदूक लेके आए और इस हुकूमत को कहे कि जाओ घर। ऐसा तो नहीं होता है ना। बिल्कुल। अब वो हमेशा ताकत का इस्तेमाल जो होता है वो तो उस सूरत में होता है कि जब आप देखें कि मुल्क दुश्मन घुस आए हो, या फिर आप इस वक्त देखें कितने बुरे हालात हैं पंजाब के, कच्चे के डाकू इनसे संभाले नहीं जा रहे हैं। तो सिंध के अंदर आप देखें कि जो अमेरिकन एम्बेसी है उन्होंने बाकायदा नोटिफिकेशन जारी किया है कि जी अपने लोगों को मना किया है कि जी कराची शहर में ना घूमे फिरे। इसी तरह बलूचिस्तान के हालात देखें, कोई पंजाबी वहां से गुजर नहीं सकता है। ये कितने बुरे हालात हैं पाकिस्तान के लिए। एक लिंग्विस्टिक वो शुरू हो गई है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी हो रही है, क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म हो रही है। ये सारी चीजें हुकूमत के लिए परेशान कौन होनी चाहिए थी, लेकिन नहीं है, क्योंकि वो अवामी मैंडेट लेकर नहीं आए हैं। वो उन्होंने अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देना है। अपने क्यों लोग जो है ना अरबों रुपए लगा के सेनेट में पहुंचते हैं, वहाँ क्या है। लेकिन वो कुछ लोग होते हैं जो अपने कारोबार को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इस तरह के करते हैं। ये भी यही कर रहे हैं गवर्नमेंट। इस वक्त जो गवर्नमेंट के अंदर लोग घुसे हुए हैं ये कौन है? जिनको अवामी मैंडेट नहीं है, जिनको अवाम नहीं पहचानती है ना, अवाम उनको वोट देती है। इनको तो 8 फरवरी को मुस्तरद कर दिया गया है। लेकिन यही तो पाकिस्तान के सबसे बड़ा अलमिया है कि जो मुस्तरद होते हैं वो आके आपके सर के ऊपर बैठ जाते हैं। फिर ना वो जमहूरियत को मानते हैं, ना वो आइन को मानते हैं। वो अपने वही जो इस वक्त पंजाब पुलिस जो है, जिनका काम ये था कि लॉ एंड ऑर्डर को ठीक करना, जिनका काम ये था कि कच्चे के डाकू को कंट्रोल करना। तो ये कितने अफसोस की बात है कि इतनी बड़ी फोर्स है पुलिस की और कच्चे के डाकू संभाले नहीं जा रहे हैं, रोज अगवा हो रहे हैं, वो वहां से कोई लोग गुजर नहीं सकते हैं। तो ये हालात है। अब मैं इसमें क्या कह सकता हूँ कि सही साहब, आपने अभी अमरीकी कॉन्सुलेट की बात की, तो पीटीआई काफी तकिया किए हुए थी, डोनाल्ड ट्रंप के इक़्तिदार में आने का इंतजार किया जा रहा था कि कोई तब्दीली आएगी। और अभी हमने देखा कि उनके बेटे जो हैं वो दौरा अमेरिका पर थे, और तब भी ये उम्मीद की जा रही थी कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कि कुछ न कुछ जो है वो बेहतर हो जाएगा और बानी पीटीआई की रिहाई मुमकिन हो पाएगी।
क्या अब भी ये उम्मीदें बरकरार है? देखिए, ये डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है। ये तो देखें, पाकिस्तान जो है सिग्नेटरी है यूएन का कि इंसानी हकूक की बहाली का ख्याल रखना। लेकिन आप देख रहे हैं कि मुल्क के अंदर इंसानी हकूक की पामाली हो रही है, पूरी तरह हो रही है। जिन लोगों को 8 फरवरी को आपने सब कुछ छीना, उनसे निशान छीना, शनाख्त छीनी, अवाम ने फिर भी उनको वोट दिया, असेंबली में भेजा। आज आप उनको नाहलिया के परवाने थमा रहे हैं कि जी जाए, घरों में जाए, किसी को जेलों में जाए भेज रहे हैं। तो ये जो तरीका बना हुआ है ना, देखिए इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन हो रही है। और ये हर किसी का हक बनता है कि वो जाके यूएन में जाए, किसी जगह जाए, बड़ी कुव्वतों के पास जाए कि जी देखें ये वायलेशन हो रही है। तो शौकत साहब, इसका शिकवा तो फिर जो ये मौजूदा हुकूमत है, जिस वक्त ये ऑपोजिशन में थे, ये भी करते हैं कि 2018 से लेकर 2021-22 के मिड तक भी यही सिचुएशन रही है, संगीन खिलाफ वर्जियां हुई हैं इंसानी हुकूक की। तो उस पर आप क्या कहेंगे? जब ऑपोजिशन में एक जमात आती है रवैया कुछ और होता है, जब हुकूमत में होती है तो कुछ और होता है। नहीं, आप मुझे एक वाकया बताएं कि इन्होंने लॉन्ग मार्च किया हो, ट्रेन मार्च किया हो, धरना दिया हो। सर राना सनाउल्लाह की एग्जांपल है आपके सामने, दीगर इसी तरह से नहीं, वो देखें, वो जो हुआ है ना राना सनाउल्लाह के साथ जो हुआ था, गलत हुआ था। हाँ, बिल्कुल अच्छा, गलत हुआ था। मैं आज भी उसको कहता हूँ गलत हुआ था। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हमने कब उनको रोका था? आज हम एहतजाज भी नहीं कर सकते हैं पंजाब में। क्यों? ये आप मुझे बताएं, दफा 144 क्यों लगाया गया? क्या वहां पे कोई हमलावर आ रहे हैं? एहतजाज करना है ना पॉलिटिकल। तो आप ये कौन सी जमहूरियत है जिसमें आप एहतजाज नहीं कर सकते? देखिए, ये तो आप इंसानी हकूक की संगीन वायलेशन तो ये हो रही है ना। तो हमने एहतजाज से तो किसी को नहीं रोका था। बिल्कुल शौकत साहब, बस हुकूमत का तो एक ही मौक़िफ़ है कि आपका रवैया ही 9 मई वाला है, और अगर 9 मई नहीं होता तो आज शायद तहरीक इंसाफ की सिचुएशन डिफरेंट होती। देखिए, 9 मई में आप कितने लोगों को इन्वॉल्व करेंगे? 9 मई पूरी पार्टी तो नहीं है 9 मई थी ना। अगर ये बात इनकी मान भी जाए तो कितने लोगों को इन्होंने सजाएं दी? 100 लोगों को, 200 को, कितने को सजाएं दी है? और अब एक तो पूरी पार्टी है, 90% लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के साथ अटैच है पूरे मुल्क के। तो आपने तो पूरे मुल्क को दीवार से लगा दिया है। मतलब आप इलेक्शन में देखें कि ये सारे लोग 9 मई में थे, जिनको आपने इलेक्शन नहीं लड़ने दिया, जिनको कैंपेन नहीं करने दी, जिनको आपने निशान से महरूम किया। देखिए, ये बातें नहीं है, सिर्फ इन्होंने ये 9 मई को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी तहरीक इंसाफ को कैसे रोका जाए, कैसे क्रश किया जाए। वो एक बहाना बनाया जा रहा है। हम तो देखिए शुरू से उसकी मजम्मत की है। देखिए, फौज हमारी फौज है। कितनी दफा इमरान खान ने कहा कि फौज मेरी फौज है, मैं फौज के खिलाफ नहीं हूँ। अच्छा। तो ये जानबूझकर फौज के खिलाफ किया गया। देखिए, आज अगर कोई बंदा बैठ के ये कहे कि जनरल बाजवा जो था वो ठीक नहीं था और इतनी बड़ी तनकीद उसके ऊपर होती है, तो जनरल बाजवा कौन था? फिर ये कहे कि जी जनरल मुशर्रफ ठीक नहीं था। जनरल मुशर्रफ कौन था? क्या आर्मी चीफ नहीं था? इस फौज के सरबराह नहीं थे वो? तो आज अगर कोई ये कहे कि जी हाफिज साहब के बारे में कोई बात करे तो कहते हैं जी ये फौज से गद्दारी है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये इंडिविजुअल चीजें होती हैं। हमें किसी के हमें अपनी फोर्स के साथ खड़ा होना चाहिए। मैं आज भी कहना चाहता हूँ, मैं 9 मई को भी मेरा रिकॉर्ड गवाह है कि मैं खड़ा था और मैं कह रहा था कि कोई भी उस तरफ ना जाए। तो मैं तो हमेशा देखे आईन कानून उसके दायरे में रह के बात करनी चाहिए। हमें इस चीज से ये कहना, किसी के ऊपर तनकीद करके ये साबित करना कि ये जी मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, मेरे ख्याल से ये ज्यादती है। हमारी फौज है। हम क्या इंडिया के खिलाफ जब जंग छिड़ी तो क्या ये सारी कौम अपनी फौज के साथ खड़ी नहीं हुई? उसमें तहरीक इंसाफ भी थी, बहुत सारे लोग और पार्टियां भी थी। लेकिन ये चीजें कहना कि सियासत को इंतकाम में बदलना, ये मेरे ख्याल से ज्यादती है। इस तरह नहीं होनी चाहिए। आज भी अपनी फौज का एहतराम करते हैं और पहले भी करते थे। अगर आप ये कहें कि जी सिर्फ तहरीक इंसाफ ऐसा कर रही है, तो क्या नवाज शरीफ ने मुशर्रफ के साथ क्या किया था? उनको तो उतरने नहीं दिया जा रहा था पाकिस्तान में। तो क्या ये गद्दारी तो इसको कहते हैं ना? ऐसे गद्दारी तहरीक इंसाफ ने तो नहीं किया। सर वैसे दुरुस्त दूसरी बातें आप कर रहे हैं, लेकिन वन पेज न्यूट्रल ये सारी टर्म्स भी तो फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रोड्यूस कराई है। बहुत शुक्रिया शौकत यूसुफजई साहब, आपके वक्त का बहुत शुक्रिया। देखते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज के दिन कोई मौसर एहतजाज पेश कर पाती है, नहीं कर पाती, क्या हिकमत अमली होगी, इस हवाले से तो अभी तक कारकुनान भी आगाह नहीं है। मेरे ख्याल से लीडरशिप खुद भी अभी कन्फ्यूजन का शिकार है। देखते हैं आगे के हालात क्या होते हैं। अभी हम ब्रेक पर जाएंगे।
बैक टू एक्सप्रेसो जी, कुछ जरा मौसम की बात कर लेते हैं। तो आपको पता है कि मॉनसून का हैवी स्पेल जारी है और मुल्क भर में आज से 7 अगस्त के दौरान मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है और इस दौरान इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के भी बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश हो सकती है। इसके अलावा अगर सिंध की बात करें तो सिंध के साहिली इलाकों में मतलब जुज़वी अब्र आलूद रहने के अलावा हल्की बारिश या बूंदाबांदी का इम्कान जाहिर किया गया है। वेदर की पूरी जो सिचुएशन है इस पर हमने बात करनी है। अंजुम नज़ीर साहब मेट्रोलॉजिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद है। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। कैसे आप? जी अल्लाह का शुक्र, थैंक यू वेरी मच। अंजुम साहब, सबसे पहले ये बताएं कि मॉनसून का कौन सा स्पेल इस वक्त जारी है, कौन सा एक्सपेक्टेड है और कितना ये शदीद होने वाला है? देखें जी, ये तकरीबन छठा स्पेल जो है वो मुल्क के अक्सर इलाकों को कल से मुतासर कर रहा है, जबकि एक मगरिबी हवाओं का सिलसिला भी आज से मुल्क के बलाई इलाकों को मुतासर करना शुरू करेगा, जिसकी वजह से ये जो बारिश का इम्पैक्ट है इसमें थोड़ा सा तेज़ी आएगी और इसकी वजह से जो है खैबर पख्तूनख्वा के अक्सर इलाकों में जो है वो शदीद बारिश के इम्कानात भी हो सकते हैं और इसके साथ साथ गरज चमक भी रहेगी। और यही सिलसिला जो है वो गिलगित बल्तिस्तान के भी तकरीबन इलाकों दियामेर, अस्तोर, गजर, स्कर्दो, हुंजा, गिलगित, गांचे, शिगर वगैरह में जारी रहेगा, जिसकी वजह से ग्लॉफ के इवेंट भी हो सकते हैं और लैंडस्लाइड भी हो सकती है। अच्छा, तो अंजुम साहब ये भी बताइएगा कि ये जो शदीद स्पेल होने वाला है इस हवाले से एनडीएमए और जो दीगर महकमे हैं उनको आगाह कर दिया गया है ताकि वो तैयार रहें और किसी किस्म की सैलाबी सूरत हाल का खतरा तो नहीं है? नहीं जी, सैलाबी सूरत हाल तो ऑलरेडी जो है आप कह सकते हैं कि दरियाओं के कैचमेंट एरिया में बारिश की वजह से सिंध दरिया के पहले तो अपर एरियाज में थोड़ी सी मीडियम लेवल का सैलाब था, ताहम अब वो काफ़ी हद तक डाउन स्ट्रीम हो गया है। ताहम आने वाली बारिशों की वजह से जो रिवराइन फ्लड है जिसमें लो लेवल फ्लडिंग हो सकती है और तमाम स्टेक होल्डर्स को वेल बिफोर टाइम जो है इसके बारे में इन्फॉर्म कर दिया गया। बिल्कुल। तो अंजुम साहब, रात गए भी बूंदाबांदी हुई है कराची में और सभी को इंतजार था कि तेज बारिश हो सकती है, लेकिन इंतजार ही रहता है कराची में। आपको क्या लगता है वहाँ मौसम कैसा रहेगा? देखें, अगर आप कराची की बात करते हैं तो कराची का मौसम पिछले कई दिन से बहुत अच्छा और सुहाना है। तकरीबन 31 से 33 तक मैक्सिमम टेम्परेचर रहता है। पूरा दिन क्लाउड कवर जो है वो शहर को घेरे रखता है। रात गए जो है कुछ इलाकों में पासिंग शावर्स भी हो रहे हैं और ये सिलसिला भी मजीद जारी रहेगा। ताहम तेज बारिश के लिए कराची वालों को मजीद इंतजार करना पड़ेगा तकरीबन 15 तारीख तक। अच्छा, चले लाहौर वालों के लिए भी बता दें क्या जो ये स्पेल है हालिया, इसके पेश नज़र आज यहाँ पर भी हो सकती है बारिश? जी बिल्कुल, लाहौर, सियालकोट, वजीराबाद, हाफजाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, मंडी बहाउद्दीन, चकवाल, जेहलम, गलियात, मरी, पिंडी, इन तमाम इलाकों में तकरीबन 7 तारीख तक जो है वो वक्फे से बारिश रहेगी, जबकि बाज़ मकामात पर मूसलाधार बारिश भी हो सकती है। जैसा कि कल हमने देखा कि कल सुबह जो है लाहौर से 74 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड आया था और ये सिलसिला आज तकरीबन पहुंच रहा लाहौर में। ताहम आज से लेकर 7 तारीख तक मजीद लाहौर में बारिशें हो सकती हैं। आज से 7 तारीख तक लाहौर में बारिशें हो सकती हैं। अंजुम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मौसम का हाल बताया। अभी वक्त का ब्रेक से वापस आएंगे तो एक खास मुलाकात करवाएंगे। वेलकम बैक। प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा है मुलाकात का वक्त है। ऐसे पाकिस्तानी से आपकी मुलाकात करवाते हैं जिसने ना सिर्फ लफ्जों से दिलों को जीता है बल्कि अपने अमल से आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम भी रोशन किया। जी हाँ नाज़रीन, हम बात कर रहे हैं जनाब आरिफ अनीस साहब की, जो बैक वक्त के एक कामयाब मुसन्निफ हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, पॉलिसी एडवाइजर हैं और बैन-अल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत भी हैं। हाल ही में पेरिस में मुनक़िदा एक पुरवक़ार तकरीब में उन्हें उनकी शानदार खिदमात के इतराफ़ में स्पेनिश पुलिस चीफ की जानिब से मेडल ऑफ ऑनर और फ्रांसीसी इदारे की जानिब से ऑर्डर ऑफ मेरिट जैसे आला यूरोपीय एजाज़ात से भी नवाजा गया और ये एजाज़ात उन्हें यूनेस्को हेडक्वार्टर में पेश किए गए, जहां सेंट्रल अमेरिकन और कैरेबियन पार्लियामेंट के सदर कार्लोस हर्नांडेस और लाओस के शाही खानदान के शहजादे स्वात पैटनिक भी मौजूद थे। और इसके अलावा आरिफ अनीस को 2023 में बरतानवी बादशाह किंग चार्ल्स की जानिब से शाही एजाज से भी नवाजा गया है और 2020 में उन्हें ब्रेन ऑफ द ईयर से नवाजा गया। 2021 में सदर पाकिस्तान की जानिब से प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दिया गया है। जी हाँ, उनकी बेशकीमत कुतुब ने दुनिया भर में लाखों लोगों की जिंदगी बदल दी। शाबाश, तुम कर सकते हो, सुबह खैर जिंदगी, गोरों के देश से, फॉलो योर ड्रीम्स, मेड इन क्राइसिस, साइकोलॉजी ऑफ लव जैसी जो तहारीर है हर उस शख्स के लिए मशाल राह है जो
जो अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलना चाहता है। आरिफ अनीस इस वक्त कई बैनुल-अक़वामी इदारों के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स का हिस्सा है और लातीनी अमरीका की इंडियन पार्लियामेंट में मिनिस्टर काउंसिल की हैसियत से भी अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। मजीद उन्हीं से बात करते हैं। आज हमें स्टूडियो में उन्होंने ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम, आप गुड मॉर्निंग, आप कैसे हैं? जी वालेकुम सलाम, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो सर थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। जो आपको पेरिस में एजाज़ात मिले हैं उनके हवाले से ज़रा बताइए कि हालिया आपकी अचीवमेंट है, आपके क्या एहसासात हैं, क्या जज्बात हैं, फीलिंग्स कैसी हैं उनके बाद? इट वाज अ मोमेंट ऑफ प्राइड। एक पाकिस्तानी के तौर पे जब भी दुनिया में किसी भी जगह, किसी भी पार्लियामेंट में, किसी भी बरे-आज़म में मुझे कोई एजाज़ मिलता है, या किसी भी और पाकिस्तानी को कोई एजाज़ मिलता है, जब हमारे अरशद नदीम अपना झंडा गाड़ते हैं या पाकिस्तानी परचम सर बुलंद करते हैं, तो वो एक मोमेंट ऑफ प्राइड भी था। एट द सेम टाइम हम्बलनेस की मोमेंट भी थी कि ये बेशक रब का करम है जो कि आपको तौफीक देता है। तो चूँकि मैं यूरोपियन यूनियन के साथ और मुख्तलिफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस के साथ काफ़ी सिग्निफिकेंट लेवल पे काम करता हूँ, तो यू डोंट चेज दीज थिंग्स, लेकिन जब कभी होता है तो लगता है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं। और ख़ास तौर पे लाइक स्पेनिश जो चीफ पुलिस हैं उनकी तरफ से मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। इट वाज डेफिनेटली मोमेंट ऑफ प्राइड इन प्लेयर बोथ। राइट, तो अभी लैटिन अमेरिका, मेरा नहीं ख्याल है कि बहुत सारे पाकिस्तानी जो है उस एरिया के बारे में या उस खत्ते के बारे में जानते भी होंगे, लेकिन आप वहाँ पे मिनिस्टर काउंसिलर की हैसियत से अभी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं। हाउ डिड यू लैंडेड ऑन दैट? ये आपने ठीक कहा कि जो लातीनी अमेरिका है एक तरह से अनडिस्कवर्ड आइलैंड है, बहुत कम पाकिस्तानी जानते हैं। और उसकी रीज़न वही है कि वहाँ स्पेनिश बोली जाती है, पुर्तगीज़ बोली जाती है, और हमेशा अक्सर इंग्लिश बोलने की वजह से इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ की तरफ ही माइग्रेट करते हैं, उनसे कनेक्ट करते हैं। तो ये एक कमाल का आइलैंड है। और सबसे बढ़कर, एंड दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग देम, कि लैटिन अमेरिकन जो स्पिरिट है, ये स्पिरिट से मुराद ब्राज़ीलियंस हैं, मैक्सिकन्स हैं, और एक आपके पास कोई 40 मुल्कों के आसपास की फहरिस्त है। इस द क्लोजेस्ट टू पाकिस्तानी स्पिरिट, यानी कि उसी तरह से पैशनेट हैं, फैमिली को लव करते हैं और अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। फिर उनके जो खमेर में या उनके ब्लड में वो एक संगीत है, दे विल जस्ट लव टू एंजॉय लाइफ रिगार्डलेस कि वहाँ बड़ी गुर्बत है। लेकिन जिस तरह हमारे यहाँ भी मसाइल अपनी जगह पे, लेकिन वो एक सरखुशी वाला एलिमेंट वो कमाल का है। तो लैटिन अमेरिका, मैं चूँकि मुख्तलिफ एडवाइजरी गवर्नमेंट्स को एडवाइस करने के हवाले से मुख्तलिफ मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में काम करता हूँ, तो वहाँ पे मैं मैक्सिको में, कोलंबिया में, बाकी जगहों पे गया, स्पोक टू द पार्लियामेंट्स एक्वाडोर के अंदर। तो वहाँ पे फिर उन्होंने मुझे इनवाइट किया टू अज्यूम दिस पोजीशन एज मिनिस्टर काउंसलर फ्रॉम द हाउस ऑफ फैगनब्लैट। और इस पोजीशन पे चूँकि मेरा काम लीडरशिप का है, एंड आई वर्क क्लोजली विद हेड्स ऑफ स्टेट्स, विद दोज पीपल इन इन्फ्लुएंस, तो उन्होंने कहा कि आप मिडल ईस्ट को, साउथ एशिया को, इन खितों को और लैटिन अमेरिका को करीब कर सकते हैं। एंड दैट्स व्हाट एक्चुअली नाउ आई एम ट्राइंग टू डू। हमने बाद में काफ़ी सिग्निफिकेंट इंटरनेशनल इवेंट्स किए। दैट इज ग्रेट। ओके आरिफ साहब, विल कंटिन्यू यहीं से, अभी एक ब्रेकिंग है वो शामिल कर लेते और जनाब अपनी गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से आगे। आरिफ साहब, जिस तरह से आपकी बहुत सारी अचीवमेंट्स हैं, आप जो खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं दुनिया भर में, पाकिस्तान में ही नहीं, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है। आप CSP ऑफिसर भी रहे मोर देन अ डिकेड, आपने वो चीज़ भी की, उसके बाद फिर आप निकल पड़े। क्या आपने जो आपकी बुक है फॉलो योर ड्रीम्स, मेरे ख्याल से वही तो आपकी अपनी मोटिवेशनल स्टोरी तो नहीं है, आप मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों के लिए एक मोटिवेशन आपकी अपनी स्टोरी में भी छुपी हुई है। शायद आप अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए ये सब कुछ छोड़कर और फिर निकल पड़े अपने मिशन पर। जी, आपने शानदार बात की। ख्वाबों का ताक़ुब और फॉलो योर ड्रीम्स इज़ वन ऑफ माई फर्स्ट बुक एक्चुअली। और सच्ची बात यह, मैंने लुक बैक तो इट सीम्स कि वो सब स्क्रिप्ट जो था इससे 15, 18, 20 साल पहले जो कुछ लिखा था, वो अल्लाह ने सारे ख्वाब सच्चे साबित कर दिए। उन्हीं ख्वाबों में CSS करना भी शामिल था और बैनुल-अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन करना शामिल था, बीइंग अ ग्लोबल ऑथर बनना शामिल था। अल्लाह ने वो सारी अपॉर्चुनिटीज़ दी। बल्कि कभी कभी मैं ये कहानी सुनाता हूँ कि उसके अंदर उन ख्वाबों में शामिल था कि मैंने प्रेसिडेंट क्लिंटन से मिलना है, मिस यूनिवर्स के साथ डिनर करना है, बकिंगम पैलेस में क्वीन के यहाँ जाके मेहमान होना है, और ऑक्सफोर्ड यूनियन में जाके खिताब करना है। वो जो वाइल्ड किस्म के ड्रीम्स होते हैं। और ये उस वक्त के ख्वाब थे जब मैं अंगावादी उनसे कैसे पहाड़ों से नीचे उतर कर आया था, एंड आई डिडंट हैव एनी आइडिया ऑफ द लाइफ। लेकिन रब का ऐसा करम हुआ कि
वो सारे जो दीवाने के ख्वाब थे वो सच्चे साबित हुए। और आपने ठीक कहा कि हमें से हर वो शख्स जो कि अपने ख्वाबों का ताक़ुब करता है, एंड इट्स एक्चुअली अ लॉन्ग एंड इट्स अ पाथ फुल ऑफ ऑब्स्टेकल्स एंड ऑब्स्ट्रक्शंस, लेकिन जो लोग उस पर चलते रहते हैं दे गेट समवेयर। तो अल्लाह का बड़ा करम रहा कि अपने फॉलो जो ड्रीम्स के सिलसिले में जितने जितने ख्वाब थे अल्लाह ने वो सच्ची साबित कर दिया। ख्वाबों की ताबीर की बात तो हो गई और आपने ये भी यकीन दिला दिया कि ख्वाब आपके जो हैं वो पूरे भी हो सकते हैं, लेकिन हमारा प्राइमरी मकसद ये था आपसे मुलाकात के कि हमारे नौजवान जो अभी बैठे हैं और आप ही के ट्रैक्स पर चल रहे हैं ऑलरेडी, जो आपने उनके लिए पेव कर दिए हैं, तो उनको क्या सजेस्ट करेंगे, क्या कहेंगे कि पाकिस्तानी टैलेंट जो है दुनिया में कितना माना जाना जाता है और ये क्या कुछ कर सकते हैं? पाकिस्तानी टैलेंट का मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मेरे ख्याल में पूरी दुनिया में अगर मुझे 50-60 नेशनलिटीज़ के साथ काम करने का या उनसे बोलने का या उनके साथ इंटरेक्ट करने का मौका मिला, पाकिस्तानी टैलेंट शायद दुनिया में मैं पहले 5 पे रखूँगा। और हैरान करने वाले लोग हैं हम। और जैसे हमने पिछले 70 साल में 75 साल में ये मुल्क चलाया, हम बहुत से लोगों को हैरान भी करते हैं, परेशान भी करते हैं। लेकिन आप लंदन के सादिक खान मेयर से लेके बस ड्राइवर का बेटा, हमारे दोस्त साजिद जो थे वो पहले बरतानवी वज़ीर ख़जाना बने, बस ड्राइवर के बेटे सईदा वारसी जो कि कंजर्वेटिव पार्टी की चेयरपर्सन बनी, उनके वालिद बस ड्राइवर। इन तमाम तो बैकग्राउंड के साथ, तो सिर्फ यही नहीं, अब अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुनिया भर में आपको पाकिस्तानी नज़र आते हैं जो कि बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से निकलते हैं और देन दे डू वंडर्स। हम सब के सामने बेशुमार कहानियाँ मौजूद हैं। मैं ये समझता हूँ कि एक तो वही कि सपने सच्चे हो सकते हैं, लेकिन ख्वाब एक तो वो होते हैं जो हम रात को देखते हैं और फिर हम उनका ताक़ुब करते हैं। फिर कुछ ख्वाब ऐसे होते हैं जो कि हमें सोने ही नहीं देते। अरे तो कुछ ख्वाब वो वाले सच्चे साबित होते हैं जो हमें सोने ही नहीं देते, और एज लॉन्ग एज यू कीप ऑन चेजिंग देम यू गेट टू दैट पॉइंट। लेकिन वो एक लंबा और बड़ा पुरखतर और कठिन रास्ता है। लेकिन मैं बार बार कहता हूँ अपने दोस्तों से कि रास्ता मुश्किल नहीं होता, जो मुश्किल है वही रास्ता है। और अगर ये बात समझ में आ जाए तो फिर वी कैन डू अवर इम्पॉसिबल। जो नौजवान हैं उनके लिए अगर कोई पैगाम है, पहली बात आई डोंट डू दिस पैगाम थिंग, लेकिन वो ये कि डू योर इम्पॉसिबल। एडमंड हिलरी जो थे वो पहले शख्स है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट सर किया। जब वो नीचे उतरे तो किसी ने कहा जी आपने कमाल कर दिया, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन आपने सर किया। उन्होंने कहा जी कि हम लोग पहाड़ सर नहीं करते, हम अपने आप को सर करते हैं। वी जस्ट सर माउंट आवरसेल्व्स। और मेरे ख्याल में ये वो चीज़ है जो हमें हर रोज़ करनी पड़ती है। हमें अपना पहाड़ हर रोज़ सर करना पड़ता है। और हम किसी भी प्रोफेशन में, आप जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं, देखने वाले जिस प्रोफेशन में मौजूद हैं, अगर हम अपना वो पहाड़ रोज सर करते रहें तो फिर वी कैन डू अवर इम्पॉसिबल। अरे जबरदस्त जबरदस्त। कहता है कि कश्मीर इशू रिजॉल्व हो चुका है, लेकिन वो बताना चाहते हैं कि कश्मीर इशू अब भी उसी तरह से बरकरार है। और वो नजरियाती सोच रखने वालों को सलाम पेश कर रहे थे और उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी अफवाज ने बुनियानुल मरसूस में मज़ा चखा दिया है। तो अब हम अपनी बात फिर से कंटिन्यू करते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। आरिफ अनीस साहब, बताइएगा कि इस वक्त सूरत हाल आप देख रहे हैं कि बहुत से जो नौजवान हैं यहाँ पर सोचते हैं कुछ करने का और रुक जाते हैं, और आपने जब सोचा तो आपने उसको किया। आपने बताया कि इम्पॉसिबल करना ही बुनियादी तौर पर एक बंदे का मिशन होना चाहिए। तो किस मिशन से आप मुल्क से रवाना हुए थे और अब किस तरह से उसको जारी रखे हुए? जी, खलील जिब्रान कहता है कि जो प्यार की रोटी है उसको रोज़ पकाना पड़ता है, लेकिन वो चीज़ जिसके साथ आपकी वाबस्तगी है, जो आपकी कमिटमेंट है, जो आपका पैशन है, उसको आपको लिव करना पड़ता है एवरी सिंगल डे। मैंने ये देखा है कि हमें से अक्सर लोग रूटीन के हाथों मार खा जाते हैं। डिसिप्लिन ये है कि जिस चीज़ में आपका यकीन है उसका आप रोज़ करना सीखें। रोज़ करना मुश्किल है, कभी कभी हमें तरंग उठती है, हम कुछ करना चाहते हैं, फिर 2-3 दिन के बाद न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनते हैं। वो कहते हैं जी कि 97% जो न्यू ईयर रेजोल्यूशन हैं वो 10 जनवरी तक ख़त्म हो जाते हैं। लेकिन वो लोग जो कि 10 जनवरी से आगे 31 दिसंबर तक वो रेजोल्यूशन जी लेते हैं, उनमें से वो कहते हैं कि 90% तक अपनी जगहों पे पहुंच जाते हैं। सो एज लॉन्ग एज वी आर डिसिप्लिन एंड वी कैन कमिट एंड वी कैन लिव दैट एवरी सिंगल डे, वी कैन मेक इट हैपन। पाकिस्तान से बाहर जाना ज़ाहिर है अल्लाह का करम रहा। यहाँ पे बेहतरीन सिविल सर्विस की जॉब मौजूद थी और फिर मैं यहाँ पे भी किताबें लिख रहा था, सब कुछ कर रहा था।
वहाँ एक ये था कि दुनिया को एक्सप्लोर किया जाए और एक ग्लोबल फ्रंट के ऊपर काम किया जाए, लिखा जाए। अल्लाह ने करम किया, मेरी किताब जो थी हैबिट्स ऑफ सक्सेस वो USA टुडे बेस्ट सेलिंग बुक बनी, वॉल स्ट्रीट जर्नल बेस्ट सेलिंग बुक बनी। तो अब यह है कि अब लिखा हुआ जो है वो पूरी दुनिया तक पहुँच रहा है, 5-7 और ज़ुबानों में, स्पेनिश में, फ्रेंच में, इवन अरबिक में अब ट्रांसलेशन ज़रा हो रही हैं। तो पाकिस्तान से बाहर जाना वो एक सीखने की कोशिश है, दुनिया को एक्सप्लोर करना, वो भी फॉलो योर ड्रीम्स का एक हिस्सा है और वो सफ़र हुआ है जो कि इंशाल्लाह मुस्तकिल चलता है। अच्छा, आपने अपनी तहरीर का भी जिक्र किया, तो आपके जो चाहने वाले हैं, जो आपके फैंस हैं, जो बड़े शौक से आपकी हर तहरीर को भी पढ़ते हैं, तो उन्हें अगली तहरीर का इंतज़ार है, अगली किताब आपकी कब आ रही है? जी, अगली किताब बल्कि जल्द आ रही है, क्योंकि आई होप इंशाल्लाह बाय फरवरी नेक्स्ट ईयर, अगले कोई 4 से 6 महीने के अंदर, और ये न्यूयॉर्क से हे हाउस से पब्लिश होने के लिए जा रही है। और ये किताब बड़ी ख़ास है, इस पे कोई मेरे 3-3.5 साल लगे हैं, और ये किताब इनफैक्ट उन 100 फाउंडर्स पर है जिन्होंने दोज हु क्रिएटेड दोज कंपनीज जिन्होंने ये दुनिया बदली है। यानी कि वो 100 कंपनियां जिन्होंने पूरी की पूरी दुनिया को तश्कील दिया या बनाया, जिसमें अब हम सांस लेते हैं, जैसे स्टीव जॉब जैसे लोग, जैसे रॉकफेलर जैसे लोग, और ऐसे कई नाम। तो उसमें मुझे, चूँकि मैं फॉर्च्यून 500 ऐसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस और टॉप लेवल पे कोच करता हूँ, तो वहीं पे काम करते हुए मुझे लगा कि बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो कि हम सब जानते हैं, लेकिन बेशुमार ऐसी कहानियाँ जो हम नहीं जानते। तो वो जो किताब है उस पर कोई 3-3.5 साल लगे, और इंशाल्लाह अगले साल के शुरू में वो आपके हाथों में होगी इंशाल्लाह। तो आरिफ हनीफ साहब, आपने बहुत क्लोजली देखा है पाकिस्तानी मुआशरा, फिर आपने बाहर भी गए, ज़िंदगी वहाँ भी बहुत क्लोजली मॉनिटर की है, तो ये दोनों का जो एक मुआजना है वो आपको क्या बताता है कि पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो क्या करें इस वक्त? सॉरी टू कट यू, गुफ्तगू का सिलसिला हमारे स्टूडियोज में आरिफ हनीफ साहब से जारी है, वो भी कंटिन्यू करते हैं। आरिफ साहब, बस एक यही सवाल जानना चाहते थे, दोनों कम्युनिटीज़ को आपने बहुत क्लोजली देखा है, क्या हम देंगे पाकिस्तानी जो एक माशरा है उसको किस तरह से बुलंद कर सकता है नौजवान पाकिस्तान में रहते हुए? पाकिस्तानी, वैसे मैंने पहले कहा कि दुनिया के जो ज़हीन तरीन कौम है उनमें शामिल हैं, लेकिन हम बहुत जल्द अंडा तलना चाहते हैं, बहुत जल्द अपना जो भी पर्पज़ हम समझते हैं कि हम झटपट में हमारा काम हो जाए। तो देखा यह है कि वो कौमें जो फर्स्ट वर्ल्ड की नेशंस हैं, या फिर वो कौमें जो कि अभी उस सब में शामिल हो रही हैं, वो बड़ी डिसिप्लिन कौम है। मैं बार बार दोहराता हूँ कि 1000 दिन का एक प्रिंसिपल है, कोई भी काम ज़िंदगी में अगर आप 1000 दिन तक कर सकते हैं, जो कि तकरीबन 3 साल बनते हैं, तो आप उस शोबे में औज कमाल तक पहुंच सकते हैं। आपकी अपॉर्चुनिटी जो है ना वो तकरीबन उस शोबे में 5% जो सबसे टॉप के लोग हैं वो पहुंचने की बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन 1000 दिन तक हम कितने लोग हैं जो वो काम कर सकते हैं? हम बहुत जल्द उकता जाते हैं, बहुत जल्द नताइज चाहते हैं। तो पाकिस्तानी नौजवान अगर डिसिप्लिन के साथ, इफ़ दे कैन स्टिक टू देयर ड्रीम्स, इफ़ दे कैन लिव दम फॉर 1000 डेज, और यहीं पे ठहर के, हम 25 करोड़ लोग मौजूद हैं, हम सब ने यहाँ से बाहर से नहीं चले जाना। पाकिस्तान फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ एक सरजमीन है, और जितने अभी 90+ कंट्रीज़ देखें, मेरा ख्याल है कि हमें मसाइल हैं, बहुत सी चीज़ें हैं, शिद्दत पसंदी है, चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद हमारी जो अपॉर्चुनिटीज़ हैं, मौक़े हैं, वो दुनिया में शायद हम पहली 20-25 ममालिक के अंदर शामिल हैं। और अगर हम डिसिप्लिन के साथ इफ़ वी कंटिन्यू फॉलोइंग आवर ड्रीम्स, तो सपने सच्चे हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब हमारे साथ मौजूद थे, एक कामयाब मुसन्निफ, एक मोटिवेशनल स्पीकर, पॉलिसी एडवाइज़र और बहुत कुछ, और बहुत ही नफीस इंसान से आपकी हमने मुलाकात करवाई। अभी हम जाएंगे एक ब्रेक पर, आप कहीं मत जाइएगा।